नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और अगले 1 घंटे तक मैं आपके साथ इन चीजों पर चर्चा करूंगा कि कौन से शेयर्स आपके हैं जिनमें आपको खरीदारी करनी है, या कौन से शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं जिन्हें आपको या तो होल्ड करना है या वहां से एग्जिट करना है। आपके सवाल इस शो में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आपके सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे इस शो में हिस्सा बन सकते हैं, कैसे इस शो में शामिल हो सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, 9167329108 9167329108। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वहां अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। उन सारे सवालों को हम अगले 1 घंटे के अंदर शामिल करेंगे शो में और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आपके शेयरों पर जो आपको सलाह चाहिए उनमें आपको सलाह पहुंचाई जाए। ये इंश्योर करेंगे, पूछेंगे कि क्या करना चाहिए आपके शेयरों पर। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक हाल देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। गिरावट के साथ आज शुरुआत हुई थी बाजार की और अभी भी मार्केट कमजोर ही है। निफ्टी करीब करीब 170 अंक नीचे है, आधे % से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी में, सेंसेक्स में भी आधे % से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। इस वक्त दबाव कहां से आया है ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से सेक्टर्स ने दबाव बनाया। तो 2 सेक्टर्स हैं आज के मार्केट की गिरावट के कल्प्रिट। पहला है आईटी सेक्टर, दूसरा है बैंकिंग सेक्टर। दोनों की वेटेज अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास का वेटेज आईटी सेक्टर का होता है और 14% के आसपास का वेटेज आपका बैंकिंग 20% बैंकिंग सेक्टर से होता है और 14% के आसपास आईटी सेक्टर से होता है। तो दोनों को मिला दे तो करीब करीब 34% मार्केट आज पेन में है, दर्द में है, और वो दर्द आपके इंडेक्स पर दिख रहा है। निफ्टी में भी गिरावट है, सेंसेक्स में भी गिरावट है। गिरावट कहां से आ रही है वो देखना भी जरूरी है। निफ्टी के अगर आप टॉप लूजर्स को देखेंगे तो उसमें विप्रो 7% के आसपास की गिरावट, आरआईएल 3-3.5% के आसपास की गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक और उसके अलावा इटर्नल, जोमेटो, टाटा मोटर्स, ये 2 से 3% के आसपास की गिरावट आपको यहां देखने को मिलेगी। उसके अलावा तेजी कहां से, सपोर्ट कहां से मिल रहा है मार्केट को? टेक महिंद्रा नए ऑर्डर्स की वजह से ये शेयर जो है वो आज आईटी के तमाम शेयरों के अगेंस्ट जाके तेजी दिखा रहा है। 3%, 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। इंटरग्लोब एविएशन 3.5-3% के आसपास की तेजी है। वजह साफ है कि डीजीसीए से जो पेनल्टी लगी है वो पेनल्टी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। सिर्फ 22 करोड़ की पेनल्टी है, इसकी वजह से यहां पे तेजी आज देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूटर्स, और अगर आप देखेंगे कि निफ्टी को आज कौन ऊपर ले जा रहा है और कौन नीचे की तरफ खींच रहा है, तो बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, इंटरग्लोब और मारुति ये टॉप 4 कंट्रीब्यूटर हैं जो निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाने की, यानी ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गिरावट वाले जो शेयर अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आरआईएल, इन 3 बड़े शेयरों ने, जिनका वेटेज भी काफी ज्यादा इंडेक्स के अंदर, इन 3 बड़े शेयरों ने आज गिरावट को हावी कर दिया है मार्केट के ऊपर। करीब करीब 70-72 अंक जो है वो आरआईएल की तरफ से गिरावट आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक से 60 अंकों की और एचडीएफसी बैंक से 20-21 अंकों की गिरावट आ रही है। तो ये कंट्रीब्यूशन गिरावट का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था ओवरऑल बाजार। चलिए हमारे खास मेहमान को शामिल करते हैं इस शो में। हमारे साथ हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहला तो आपसे व्यू मैं चाहता हूं मार्केट पर ही कि क्या आज का मार्केट लग रहा है आपको, गिरावट क्या और बढ़ेगी आखिरी घंटे में? गुड आफ्टरनून विकास जी। जिस तरीके से आज मार्केट की शुरुआत हुई है, आप अगर देखेंगे तो उसका जो ओपन और हाई है सेम है। तो ये बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न होता है और जब भी इस टाइप के पैटर्न बनते हैं तो वहां से हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल निफ्टी अपने 100 डीएमए के नीचे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि अगर 25,470 जो कि उसका पिछला स्विंग लो था, उसके नीचे की और अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है 25,470 के बाद, वो सीधा नजर आ रहा है 25,300 लेवल का। बट हमने पिछली बार भी देखा है, जब भी मार्केट 25,470 500 के पास आता है तो एक रिबाउंड देखने को मिलता है। बट ये जो रिबाउंड आएगा भी वो सेल ऑन रैली रहेगा, क्योंकि 25,700 से लेकर 25,900 के पास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल मौजूद है निफ्टी का। और जब तक इसके नीचे निफ्टी रहता है तब तक ये जो हमारा इंडेक्स है वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना चाहिए। और अगर 25,470 के लेवल टूटते हैं तो फर्दर हमें 25,300 तक के निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, बैंक निफ्टी में भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, बट अभी भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है अपनी बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 59,500 का है, जहां पर इसके 20 डीएमए लेवल्स भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है। और अगर फिर से 60,000
250 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो वहां से फिर से हमें एक अपसाइड का मूव बैंक निफ्टी में आने वाले समय में दिखेगा। और फिर बैंक निफ्टी 60,600 से लेकर 60,800 के लेवल्स हमें ऊपर की तरफ दिखा सकती है। बिल्कुल। तो चलिए व्यूअर्स, आप लेवल्स नोट कर लीजिए कि निफ्टी अगर 25,470 के नीचे जाता है तो फ्रेश जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है, और वैसे में बाजार 25,300 के लेवल तक जा सकता है नीचे, और गिरावट देखने को मिल सकती है 200-250 अंकों की। ऊपर जाने का क्या लेवल है? 25,750 और 25,900 बड़े हर्डल्स हैं। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ही नई तेजी आएगी, अदरवाइज आपको सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी के साथ आपको मार्केट में ट्रेड करना है। ये राय है लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की। चलिए हमारे पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसाद, कहां से जुड़े हैं और आप कौन से शेयरों पर सलाह चाहते हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। मैं कर्नाटक से हूँ और मेरे एनटीपीसी ग्रीन का शेयर खरीद लिया हूँ सर। ठीक है। और 44 क्वांटिटी खरीद लिया हूँ 126.79 भाव से, और अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है 91.41 सर। और मेरा अभी लॉस चल रहा है 1556 टोटल ओवरऑल सर। ठीक है। तो ये अभी मेरे को होल्ड करना अच्छा है या सेल करना, या और क्या खरीदना है, या मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए सर इसके बारे में फ्यूचर। बिल्कुल। दूसरा शेयर कौन सा है आपके पास? दूसरा शेयर में अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है सर। 50 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 105.50 पर शेयर के लिए खरीद लिया हूँ। वो भी अभी लॉस में चल रहा है सर एक्चुअली। ठीक है। और एक सर रिसेंटली बाय किया था बेल राइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 54 क्वांटिटी सर एट द रेट ऑफ 184। वो भी अभी लॉस में चल रहा है 165.96 है सर प्रेजेंटली रेट। ठीक है प्रसाद, बेल राइज पर हमारी कवरेज नहीं है तो हम उस पर तो आपको एडवाइस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आप तक राय पहुंचाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, इनके पास एनटीपीसी ग्रीन के शेयर हैं 126-27 के भाव पे इन्होंने लिए। 44 शेयर ही हैं इनके पास, लेकिन देखा जाए तो आईपीओ के बाद से लगातार ये शेयर जो है वो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। 151 के आसपास, 155 के आसपास का ऑल टाइम हाई इसने बनाया। 52 वीक हाई भी इनका जो है वो 121-22 का ही है। क्या करना चाहिए इनको एनटीपीसी ग्रीन में? क्या सलाह आपकी बनती है? देखिए, जिस लेवल से इन्होंने खरीदारी की है वो काफी अपर लेवल्स हैं, और वहां से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर इसमें जो स्टॉक है वो अभी भी अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है मंथली के चार्ट्स पर। सो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही है, और डेली के चार्ट्स पे ये स्टॉक अभी अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। हालांकि एक सपोर्ट अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है 88 के लेवल का। कुछ दिनों पहले अराउंड दिसंबर में ही यहाँ पे एक पुल बैक मूव हमें 88 के लेवल्स पर देखने को मिला था, जहां से इसने 97 98 के लेवल को रिटेस्ट किया था। तो अभी फिलहाल इनको यही सलाह रहेगी कि 88 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके देख लें। अगर 88 के नीचे आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गिरावट है एनटीपीसी ग्रीन में बढ़ सकती है, और वहां से फिर ये फर्दर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। फिर जो नेक्स्ट लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 80 से लेकर 78 तक के दिखाई दे रहे हैं। तो अभी कोई ऐसी मेजर रिकवरी करंट लेवल्स पे दिखाई नहीं दे रही है जहां पे इनको फर्दर कोई ऐसे रुझान देखने को मिले कि जहां से स्टॉक में जो ट्रेंड है वो अपसाइड का हम देख पाएंगे। ट्रेंड का अपसाइड होने के लिए इसको 9800 के लेवल्स को तोड़ना जरूरी है। जब वो लेवल्स टूटेंगे तभी उसके बाद यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर ये स्टॉक 120 125 तक निकल सकता है, बट उसके लिए यहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू आना बहुत जरूरी है। तो जब तक ये इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो अभी फिलहाल इनको 88 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। उसके नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो एग्जिट करने की राय रहेगी हमारी। वहीं पर अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात की जाए, यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, और स्टॉक ने अपने पिछले जो स्विंग लो है 92 के आसपास उसके नीचे की क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल जो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 88 तक का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में से अगर ये एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से एग्जिट करने की सलाह है लक्ष्मीकांत जी की, लेकिन अगर आप एनटीपीसी ग्रीन की बात करेंगे तो आपको 88 का स्टॉप लॉस लगाना है। जो ब्रेकआउट आएगा वो 98 से 100 के ऊपर आएगा, तब तक आपको होल्ड करना है। अगर 88 के नीचे जाता है तो आप अपने सौदे को काट लीजिए, यानी अपना शेयर जो है वो उससे एग्जिट कर जाइए। ये सलाह है आपको प्रसाद जी। चलिए अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, कौन से शेयर हैं आपके पास, कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं अशोक कुमार, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी अशोक जी, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? 3 शेयर हैं।
यूको बैंक के 12,500 शेयर हैं सर, 32 रुपए के हिसाब से। ओके। और उसके बाद GSFC 950 शेयर है सर, 192 के हिसाब से। ठीक है। और केनीज मेरे पास है 50 शेयर 4150 के हिसाब से। केन्स के? हाँ, केन्स, KAYNES। ओके, केन्स के 50 शेयर है आपके पास 4150 के भाव पे। हाँ जी जी। ठीक है, ठीक है। आपको तीनों शेयरों पर हम सलाह पहुंचाते हैं। आपको अपने एक्सपर्ट से पूछ के बताते हैं कि आपको करना क्या है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पहले शेयर के साथ। आपके पास GSFC है, 900 शेयर्स के हैं आपके पास 191 के भाव पर। क्या सलाह बनती है लक्ष्मीकांत जी GSFC पर? इनके 191 के भाव पर 900 शेयर हैं, 171 के आसपास शेयर आ चुका है। ठीक ठाक गिरावट यहां से देखने को मिल गई, करीब करीब 10-12% की। जी, GSFC में भी मल्टीपल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हम डेली के चार्ट्स पर देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 167 के आसपास, अगर उसके नीचे फिसलता है तो यहाँ से करेक्शन बढ़ सकता है। तो अगर 167 के नीचे की क्लोजिंग रहती है तो यहाँ से और लंबी गिरावट देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट्स पर भी अगर हम देख पा रहे हैं, वहां पर भी जो है मल्टीपल बेरिश फॉर्मेशन बना हुआ है। तो अभी ऐसे कोई रुझान नहीं मिल रहे हैं जहां से इस स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो यहाँ पर भी जो नजरिया रहेगा वो बेरिश साइड का ही है। और अगर 167 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो GSFC से एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर बिल्कुल। इनका जो दूसरा शेयर है वो है यूको बैंक। सो हमें PSU बैंक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और हमारा भी जो एक्सपेक्टेशन है वो अपसाइड का ही है। और जो मोस्ट ऑफ द PSU बैंक के स्टॉक है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर यूको बैंक की बात करें तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्म नजर करता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी भी जो सपोर्ट है वो इंटेक्ट है। 27 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि जब तक कि इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें हम अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो ब्रेक थ्रू है वो 31 से लेकर 32 के रेंज के ऊपर आएगा। एक बार यूको बैंक 31-32 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां से फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 36 से लेकर 40 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो यूको बैंक में तो 27 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। वहीं पर अगर हम केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हमें जिस तरीके से डाउनवर्ड मूव देखने को मिले हैं वो अभी भी कंटिन्यू रहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्टॉक अभी भी अपने 20 DMA लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। एक इमीडिएट हर्डल 4000 के आसपास का है। जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से भी एग्जिट कर देंगे तो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो केन्स, GSFC और यूको बैंक, इन तीनों शेयरों पर जो है वो सलाह पहुंचा दी गई है अशोक जी को। चलिए, आप अपने सवाल हमारे पास भेजते रहिए, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल भेजते रहिए, हम उन्हें शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, कुछ और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। ET नाउ स्वदेश दावोस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। योर स्टॉक्स में हम आपके और सवालों को लेंगे, आपके और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे और एक्सपर्ट से अपनी सलाह भी जो है वो पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन उसके पहले एक शेयर पर फोकस करना जरूरी है। JSW इंफ्रा का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। करीब 7% के आसपास की तेजी इस शेयर में आज अभी देखने को मिल रही है। कंपनी के तिमाही नतीजे आए थे। JSW इंफ्रा लेकर आएंगे, ये स्टील का शेयर है जो गिरावट में दिख रहा है। JSW इंफ्रा का शेयर आपकी स्क्रीन पर लाएंगे, 7% के आसपास की तेजी दिखेगी इस शेयर में और अच्छी मजबूत तेजी देखने को मिलेगी। एक नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 मंथ का जो इसका डेली वॉल्यूम होता है, एवरेज वॉल्यूम होता है, वो 10 लाख के आसपास का था। लेकिन आज के ट्रेड में 6 गुना के वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। 60 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज है। नतीजों के बाद शेयर में इतनी तेजी आखिर क्यों आई है, क्या ट्रिगर्स हैं इसके पीछे, वो सारी वजहों पर हमारी सहयोगी स्नेही ने रिसर्च की है। स्नेही, बताइए क्या वजह है JSW इंफ्रा में इतनी बड़ी तेजी की? जी बिल्कुल, 2 वजह है JSW इंफ्रा में जो हम तेज़ी देख रहे हैं। एक तो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग Q3 के अर्निंग्स रिपोर्ट किए हैं। दूसरी तरफ ब्रोकरेजेस की राय भी काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक पर। तो इसके दम, इस 2 कारणों के दम पर स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। पहले उसके Q3 के अर्निंग समझ लेते हैं। Q3 में अच्छे नतीजे आए हैं। आय में 14% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुनाफा भी 9% बढ़ा है। एबिटा में भी 5% की बढ़त है। थोड़ी सी कंसर्न हम देख रहे हैं मार्जिन के फ्रंट पर। मार्जिन पर
एक हल्का सा दबाव दिखा है। 52.9% से घटकर 49.9% हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये थी उनकी कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अर्निंग्स की झलक। दूसरी तरफ बात करते हैं ब्रोकरेजेस की राय की। JSW इंफ्रा पर ब्रोकरेजेस बुलिश है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एड रेटिंग एलोकेट किया है स्टॉक को। अगर बात करें इस ब्रोकरेज की रेटिंग के बारे में, तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, एड रेटिंग फ्रॉम रिड्यूस, और जो उनका टारगेट प्राइस था वो भी बढ़ा दिया है 285 रुपीज़, जो कि पहले 275 रुपीज़ था प्रति शेयर। दूसरी तरफ और भी ब्रोकरेजेस की राय देखने को मिल रही है स्टॉक पर। नुवामा का भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू आया है JSW इंफ्रा पर, तो इसके वजह से भी स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। कार्गो और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में रफ्तार मजबूत है। एग्जिम और मजबूत घरेलू वॉल्यूम को ग्रोथ का सपोर्ट मिला है। कंपनी के लॉजिस्टिक बिजनेस में आगे ग्रोथ और बढ़ेगी, ये ब्रोकरेजेस का कहना है। लॉजिस्टिक्स बिजनेस में मार्जिन में बड़ा सुधार आया है और वैल्यूएशन अब भी अडानी पोर्ट्स के मुकाबले कम है, तो काफ़ी पॉजिटिव है ये JSW इंफ्रा के लिए। स्टॉक रिटर्न समझ लेते हैं। आज स्टॉक 7% ऊपर है, काफ़ी अच्छा मूव है। एक महीने में स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, हल्का सा कट देखा है, काफ़ी फ्लैट। 6 महीने में 13% का कट और 1 साल में 7% का कट देखा है हमने स्टॉक मूव पर। तो इस सबड्यूनेस की वजह से भी आज स्टॉक में काफ़ी अच्छी मूव है। Q3 के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए और ब्रोकरेजेस की राय भी काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो ये थी शानदार रिसर्च जिससे आपको ये पता चल गया कि इस शेयर में आखिर इतनी बड़ी तेजी देखने को क्यों मिल रही है। चलिए एक काम करते हैं, इस पर आपको सलाह भी पहुंचाते हैं हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कि आखिर आपको इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि 1 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा किया नहीं है शेयर ने, 7-8% की गिरावट ही देखने को मिली है। लक्ष्मीकांत जी, क्या नजरिया है आपका? 8% की करेक्शन देखने को मिली है 1 साल के अंदर, क्या यहाँ मौके बन रहे हैं? क्योंकि कंपनी के नतीजे और तमाम ट्रिगर्स उसने ही ने बताए, वो तो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। देखिए, काफी लंबे समय से साल भर का जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो तो डाउन साइड का ही है। आज के दिन जिस तरीके से इसके रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने 7% गेन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं बोलूँ, एक अगर जिसको लंबा नजरिया रखना है तो मुझे लगता है कि उसके लिए यहाँ पर 290 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू आना जरूरी है। अगर 290 के ऊपर ब्रेक थ्रू आता है तो वहां से एक डबल बॉटम का पैटर्न है जो अभी फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसी का ब्रेक थ्रू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो 290 के ऊपर आता है तो फिर हमें यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और यहाँ से फिर हमें 40 पॉइंट अपसाइड के मूव JSW इंफ्रा में देखने को मिलेंगे। बट उसके लिए अभी वेट करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल स्टॉक अपने 20 और 50 DMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पहले से है वो होल्ड करके चल सकते हैं। उनके लिए मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 258 का। यहीं से डबल बॉटम का जो बॉटम है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 258 के स्टॉप लॉस के लिए वेट कर सकते हैं। और अगर 290 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें और वहां से फिर हमें 35-40 पॉइंट अपसाइड के मूव आने वाले 6 मंथ में देखने को मिलेंगे। तो 290 के ऊपर जाएगा तो नई तेजी देखने को मिलेगी, 35-40 अंकों की तेजी वहां से देखने को मिल सकती है। लेकिन नीचे अगर आपके पास है तो होल्ड करने के लिए आपको स्टॉप लॉस 258 का रखना है, ये सलाह है लक्ष्मीकांत जी की। चलिए मार्केट में अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी 150-200 पॉइंट, 150 से 170 पॉइंट के आसपास की कमजोरी निफ्टी में दिख रही है। सेंसेक्स में 500 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी IT और बैंक शेयरों से जो है वो सबसे ज्यादा दबाव आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रियल्टी शेयर भी, रियल्टी इंडेक्स करीब 2.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगले आधे घंटे आपके और कॉल्स को शामिल करेंगे, आपके और शेयरों पर सलाह लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आधे घंटे के दौरान आपके सवालों को शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको सवाल पहुंचाने कैसे हैं। तो सवाल पहुंचाने के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है 9167329108 का, इस पर आप हमें फोन करके, व्हाट्सएप करके, SMS के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब स्ट्रीम, आप इन सब पर भी हमारे पास सवाल पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम इस शो में शामिल करेंगे और आप तक राय पहुंचाएंगे कि आपको आपके शेयरों पर
करना क्या है। मार्केट का हाल अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस वक्त भी कमजोर ही है। शुरुआत कमजोर हुई थी और वो कमजोरी लगातार बरकरार है। इस वक्त भी निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 170 अंक नीचे है। सेंसेक्स में भी करीब 525 अंकों के साथ की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये इस वक्त के मार्केट का हाल है। चलिए हमारे खास मेहमान को शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पहला सवाल तो आपसे मार्केट पर ही होगा कि क्या लग रहा है आपको, बाजार और गिरावट अगले 2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर, या फिर थोड़ा संभलेंगे यहां से? जी नमस्कार। आफ्टरनून निफ्टी के बारे में बात करें तो लास्ट 3-4 सेशन से निफ्टी जो है अपने 100 और 100 ईएमए को होल्ड कर रहा था, बट आज फाइनली उसके नीचे स्लिप हुआ है। तो कहीं ना कहीं बायस जो थोड़ा सा कॉशियस का ही है। जब तक वापस निफ्टी 25,800 का स्तर रिक्लेम नहीं करता, ये सेल ऑन रैली वाला मार्केट रहेगा। नीचे में ये ब्रेकडाउन जो है निफ्टी को फर्दर डाउनसाइड खींच सकती है 25,400 25,300 के रेंज तक। तब जब तक वापस 25,800 क्रॉस नहीं करता, मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कि एवरेजेस को भी ब्रेक किया है एंड टेक्निकली एक डेली चार्ट में डबल टॉप फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में इस वक्त किसी की चांदी नहीं हो रही है क्योंकि मार्केट में गिरावट है और अभी भी जो है वो गिरावट के लिए सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव ही है, यानी गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन चांदी उन लोगों की हो गई है जिनके पास चांदी पोर्टफोलियो में है, यानी जिन्होंने चांदी में निवेश किया है। सोने और चांदी में रिकॉर्ड रैली का दौर जो है वो जारी है। आज पहली बार चांदी 3 लाख के ऐतिहासिक स्तरों को भी पार कर गई है। आखिर इस तरह की भारी भरकम तेजी क्यों दिख रही है चांदी में, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए आखिर क्या हो गया चांदी के अंदर? चांदी में ऐतिहासिक तेजी का दौर चल रहा है। एमसीएक्स पर चांदी आज 3,02,000 रुपए के ऊपर भी निकल गई है। पिछले 1 साल की अगर बात करें तो चांदी में करीब 214% की तेजी आ चुकी है। किसी भी एसेट क्लास में, कंप्लीट एसेट क्लास में इस तरह की तेजी आपने नहीं देखी होगी। 91% से ज्यादा की रैली 3 महीने में, 6 महीने में करीब करीब 150% का उछाल। मेगा रैली का दौर चल रहा है। कॉमेक्स पर चांदी $94 के ऊपर भी निकल चुका है। तो एक तरफा रैली चल रही है। पिछले साल अप्रैल 2025 में चांदी का भाव था 88,000 रुपए के आसपास, वहां से देखे और आज भाव हो चुका है 3,02,000 रुपए। तो ये तेजी क्यों आई है? सबसे बड़ी वजह है दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमी लगातार चांदी की होर्डिंग कर रहे हैं, चाइना और यूएस में चांदी का शिपमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अन्य हिस्से में, दुनिया के बाकी हिस्सों में सप्लाई क्राइसिस है। बाकी हिस्सों में वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले प्रीमियम पर भाव काफी ज्यादा चल रहे हैं। एक तो ये वजह है। ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर इतनी ज्यादा चांदी की डिमांड है, इस वजह से भी दाम बढ़ रहे हैं। लगातार 6ठा साल है 2026 जहां पर डेफिसिट देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से यूएस में और यूरोपीय कंट्रीज में तनाव बढ़ा है, उस चिंता से भी सेफ हेवन बाइंग सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। अपने नाटो के जो अलाइज है, जो 8 कंट्रीज है जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी शामिल है, उन पर भी टैरिफ की धमकी ट्रंप दे रहे हैं। इससे चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी ऐलान कर दिया है कि यूके की तरफ से एंटी कोएशन एक्टिव करने की यूएस के खिलाफ अपील उन्होंने कर दी है। तो ये तनाव कम नहीं होने वाला है, आगे भी इस तरह की चिंताएं बनेंगी और इसका फायदा मेटल्स को मिलेगा, और खास करके ऐसे मेटल्स को जिनको यूएस ने क्रिटिकल लिस्ट में डाल रखा है। चाइना के नेशनल प्लान में ऑलरेडी चांदी है ही। तो ये सारे फैक्टर है जो चांदी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा लंदन में शॉर्ट्स जो सेलर्स है, उनके जो शॉर्ट्स पोजीशंस है वो लगातार स्क्वीज होते जा रहे हैं, शॉर्ट सेलर फंसते जा रहे हैं और कोई भी लेवल पे यहाँ पर मंदी दिख नहीं रही है। और एक्सपर्ट्स को यही लग रहा है कि $100 तक की तेजी आराम से यहाँ पर आती जाती दिख रही है। उसके बाद हो सकता है कि कोई एक बड़ा क्रैश या एक बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिले, लेकिन अभी जो रैली है वो लगातार मेगा रैली है और आपके लिए यही सलाह है कि आप धीरे धीरे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। बिल्कुल। तो चांदी में शॉर्ट सेलर्स फंसते जा रहे हैं क्योंकि तेजी जो है वो रुकने का नाम ले नहीं रही है। चांदी में तेजी के ट्रिगर्स हमने आपको बताए कि आखिर क्यों ये तेजी लगातार चल रही है। लेकिन योर स्टॉक्स में आपके साथ अब हमारे साथ अब कॉलर्स जुड़ रहे हैं क्योंकि पहला कॉलर इनफैक्ट यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है। संतोष ने यूट्यूब पर हमारे पास सवाल भेजा है। संतोष का जो सवाल है वो ये है कि इनके पास 7,260 शेयर्स हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग के। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के 7,260 शेयर इनके पास हैं। भाव इनका मैं एक बार देख लेता हूं कि इन्होंने किस भाव पर खरीदा है। इनका भाव है 495 रुपए का।
यानी काफी ऊपर के भाव पे इन्होंने खरीदा। इस वक्त शेयर जो है वो 332 रुपए के आसपास चल रहा है। एक साल में करीब करीब 18% की गिरावट देखने को मिल गई है इस शेयर में। इन्होंने 495 यानी ऑल टाइम हाई 536 का था, उसके आसपास ही खरीदा है। क्या सलाह बनती है आपकी इस कॉलर के लिए? हमारे जो कॉलर हैं संतोष जी, उनके पास 7,260 शेयर हैं 495 के भाव पे। राजेश जी, क्या सलाह बनती है आपकी? क्या करना चाहिए इन्हें? काफी ऊपर के भाव हैं। जी देखिए, दिसंबर को अगर चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट के इंडिकेशन जो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे स्टॉक प्राइसेस जो है अराउंड 330 से 410 लेवल्स तक रैली किए हैं। बट जैन में ब्रॉडर मार्केट के साथ सेलिंग देखने को मिल रही है और एक वर्टिकल सेल ऑफ जो है हमें देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल दिसंबर का जो रैली दिखा था उसका ओरिजिन पॉइंट के आसपास आ रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगा। नीचे में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 320 310 के आसपास स्टॉक के लिए एक सपोर्ट सा है, तो अभी सपोर्ट के आसपास आ रहा है। फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। बाउंस पे लेकिन एग्जिट करने की सलाह दूंगा। 360 365 ऐसे लेवल्स आते हैं तो वहां पे काफी एक कॉन्फ्लुएंस जोन है एवरेजेस का और रिट्रेसमेंट का, तो इसमें कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करा। बाउंस में एग्जिट करने की सलाह दूंगा। बाउंस बैक जब भी आपको देखने को मिले तो आपको एग्जिट करना है। संतोष जी, ये सलाह आपके लिए है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर 495 के भाव पर आपने शेयर खरीदे हैं। चलिए, अगले हमारे जो व्यूअर हैं यूट्यूब स्ट्रीम से ही, मनोहर ने हमारे पास सवाल भेजा है। मनोहर का ये कहना है कि वो बीकानेर राजस्थान से, उनके पास IRCTC के 200 शेयर हैं और जो उनका परचेज का भाव है वो 829 का है। लॉन्ग टर्म का नजरिया इन्होंने रखा है इस शेयर में। 829 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। इस वक्त शेयर जो है वो 629 चल रहा है, यानी 200 रुपए नीचे इनके भाव से चल रहा है इस वक्त शेयर। 625 का 52 वीक लो है, यानी अपने साल के निचले स्तर के करीब है ये शेयर। हालांकि मोनोपोली का बिजनेस है और कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन फिर भी शेयर में लगातार गिरावट तो देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो 18% के आसपास की गिरावट देखने को मिल गई है। अगर 3 महीने का देखेंगे तो 13-14% के आसपास यहाँ गिरावट देखने को मिल गई है। राजेश जी, क्या सलाह आपकी बनती है IRCTC को लेकर? 829 पे खरीदा इन्होंने, 629 पे चल रहा है शेयर। जी, आपने करेक्टली हाईलाइट किया कि एक मोनोपोली बिजनेस है बट उसके बावजूद अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड यहाँ पे भी कोई मेजर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली मैं सलाह दूंगा होल्ड रखिए। इनफैक्ट प्राइजेस अगर यहाँ से फर्दर स्लिप होते हैं टुवर्ड्स 600 के आसपास तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रीवियसली रैली देखने को मिल रही थी। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर 600 के आसपास आता है तो वहाँ पे ऐड कीजिए। बाउंस में जब इनका एवरेज नीचे आ जाएगा तो बाउंस में वापस 800 का जोन आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक या एग्जिट करने की सलाह दूंगा मैं। ओके, ठीक है, तो ये सलाह आपको मिल गई है IRCTC के शेयर पे। चलिए, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं, ओमकार हमारे साथ हैं। ओमकार, क्या सवाल है आपका? कहां से बात कर रहे हैं आप? ओमकार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओमकार डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ। थोड़ी देर में उन्हें दोबारा जोड़ेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, उनका सवाल हमारे पास आ गया है। ओमकार का सवाल है HDFC बैंक के ऊपर। HDFC इनके पास 937 के भाव पे 83 शेयर हैं इनके पास HDFC के, और वो चाहते हैं सलाह इसके ऊपर कि HDFC पे उन्हें क्या करना चाहिए। इस वक्त जो शेयर का प्राइस है वो 925 का है, यानी ये प्रॉफिट में है। 937 का नहीं, ये एकदम एट पार चल रहा है। इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसी के आसपास के ही भाव अभी चल रहे हैं इनके, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। HDFC निश्चित तौर पे फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, निफ्टी में कंट्रीब्यूशन बड़ा है। क्या सलाह बनती है आपकी राजेश जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं वीकनेस डेफिनेटली इस काउंटर में दिखाई दे रहा है। एक डबल टॉप जो फॉर्मेशन है वो दिखाई दे रहा है, तो नियर टर्म में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस मत एक्सपेक्ट कीजिए। बट यस, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है एंड बाय ऑन डिप जनरली हम सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करें, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी अगर डिप आता है अराउंड 900 के आसपास तो वहां पे एक बुलिश गैप रह गया था टेक्निकली एंड वहां पे क्रूशियल एवरेजेस है। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म थोड़ा सा वेट कीजिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली पॉजिटिव अप्रोच बनाए रख सकते हैं इसमें। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अगर पॉजिटिव अप्रोच बना के रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन चलिए, रुख करते हैं एक ऐसे शेयर का जिसने आज निफ्टी को बहुत ज़्यादा पेन दिया है, निफ्टी को बहुत ज़्यादा गिराया है।
आज की अगर गिरावट में कंट्रीब्यूटर्स आप देखेंगे तो 78 अंकों का कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का, यानी रिलायंस निफ्टी को ड्रैग करने में नीचे की तरफ सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। आज करीब करीब 4.25% के आसपास की गिरावट है। अगर एक महीने का भी आप देखेंगे तो एक महीने भी करीब करीब 9% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर में देखने को मिला है। आखिर गिरावट की क्या वजह है, वो सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, बताइए क्या वजह है रिलायंस में इतनी बड़ी गिरावट की? देखिए, रिलायंस के जो नतीजे आए हैं, कई सारे वर्टिकल हैं। कुछ वर्टिकल के नंबर तो अच्छा हैं, जैसे कि O2C के या फिर जियो प्लेटफॉर्म की बात करें, उनके नंबर हेल्दी रहे हैं। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं बाजार की जो उम्मीद थी उससे थोड़े से कमजोर नतीजे आए हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें तो सिर्फ 1% के आसपास की बढ़त हुई है और ये एनालिस्ट के अनुमान से कम रही है। रेवेन्यूज में लगभग 10% के आसपास से ग्रोथ रही है, तो रेवेन्यूज के फ्रंट पर तो चिंताएं नहीं रही हैं, लेकिन अब चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं और जो एक इनके लिए बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है रिलायंस रिटेल, उसके नतीजे थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस रिटेल का जो एबिटा है सिर्फ 1.25% बढ़ा है और ये आंकड़ा है 6,915 करोड़ रुपए का। अगर मार्जिन की बात करें तो Q3 में मार्जिन जो है 8.6% से घटकर आ गया है 8% पर। उसकी वजह यह है कि फेस्टिव सीजन चल रहा था, डिस्काउंटिंग चल रही थी, GST रेट रैशनलाइजेशन के चलते हमने देखा कि उनके मुनाफे पर हिट आया है, तो यही रीजन है। इसको लेकर बाजार थोड़ा सा परेशान है और आज हम देख रहे हैं कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रिलायंस के शेयर से साफ हो गया है और लगभग 3 महीने के निचले स्तर पर जाकर यह शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 5 जनवरी को 1611 रुपए का हाई बनाया था, 1611 रुपए 80 पैसे का, और वहां से देखिए शेयर गिरते गिरते अब 1400 रुपए के आसपास आ गया है, यानी लगभग 12 से 13% के आसपास से गिरावट आ गई है। जियो के टैरिफ हाइक को लेकर भी मैनेजमेंट ने टिप्पणी की नहीं है, तो कुछ चीजें आगे अभी अनिश्चित हैं और बाजार इन चीजों को लेकर परेशान है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कोई ज्यादा कंसर्न्स नजर नहीं आएंगे। सिटी की बाई की रेटिंग है, 1860 के टारगेट है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखेंगे तो जो टारगेट है 1750 के, थोड़े से इन्होंने ट्रिम किए हैं टारगेट, लेकिन बाइंग के रिकमेंडेशन बरकरार है। नोमुरा की भी मैं रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने भी 1700 रुपए के टारगेट दिए हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेज का कन्विक्शन है जो न्यू एनर्जी वर्टिकल में कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो गीगा फैक्ट्रीज बना रही है या फिर जियो प्लेटफॉर्म को लेकर, लेकिन रिटेल वर्टिकल को लेकर जो निराशा हुई है, क्योंकि उससे उम्मीदें थोड़ी ज्यादा होती हैं और इसके चलते बाजार आज थोड़ा सा परेशान है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में लगभग 10% के आसपास की गिरावट, रिकॉर्ड हाई से लगभग 12-13% नीचे आ गया है शेयर। ये 6 महीने में लगभग 1.5% नीचे आपको दिखेगा, लेकिन साल भर की अगर हम बात करें तो लगभग 8% ऊपर आपको शेयर नजर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर निराशा काफी ज्यादा है, क्योंकि 1600 रुपए वाला शेयर अब गिर के 1400 रुपए के आसपास आ गया है। तो 1600 के आसपास का ये शेयर अब गिर के 1400 के आसपास आ गया है। अगर आप देखेंगे गिरावट तो पिछले एक महीने में ही करीब 9-10% की गिरावट देखने को मिल गई है इस शेयर में। नतीजे एक तो ट्रिगर थे ही और निश्चित तौर पे बाकी सारी चीजें जो है वो अभिषेक ने बताई। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका ये रिसर्च लेकर आने के लिए। राजेश जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि एक ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है, तो आप एक काम कीजिए, रिलायंस का चार्ट आप तब तक देख लीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और हम एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तो आपसे इस पर सलाह लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कि राजेश जी, आप रिलायंस के ऊपर अपना व्यू रेडी रखिएगा। तो राजेश जी, क्या नजरिया है आपका रिलायंस के ऊपर? नतीजे तो कमजोर रहे हैं और तमाम गिरावट के ट्रिगर्स अभिषेक ने बताया, क्या नजरिया आपका कहता है? जी देखिए, अभिषेक जी ने बहुत ही करेक्टली पॉइंट आउट किया था कि साल के स्टार्ट से ही स्टॉक जो है अंडर प्रेशर रहा है। 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड अभी 1400 के आसपास आ गया। लास्ट कुछ दिनों से 200 डीएमए के पास होल्ड कर रहा था, बट आज देख रहे कि 200 डीएमए को भी ब्रेक किया है। तो मोमेंटम डेफिनेटली ऑन द नेगेटिव साइड है। तो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है ये जो वीकनेस है कंटिन्यू रह सकता है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो की लेवल होगा वो होगा अराउंड 1350 से 1320 का, जहाँ पे 2025 में हमने देखा था कि वहाँ पे स्टॉक ने जो है बेस बनाया था। तो अभी फिलहाल के लिए वीकनेस दिखाई दे रही है। 1350 1325 ये की लेवल्स होंगे आने वाले हफ्तों में। बिल्कुल, तो 1350 और 1300 ये अहम स्तर होंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, ये नजरिया है राजेश जी का रिलायंस के ऊपर। राजेश जी, बहुत शुक्रिया इस एडवाइस के लिए भी और आज शो में जुड़ने के लिए भी। समय की कमी है तो हम इतने कॉल्स को ही शामिल कर पाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया आज आप जुड़े और आपने हमें समय दिया।
चलिए अब आगे रुख करते हैं और वक्त है ऑप्शंस के चैंपियन बताने का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या चुना है आपने आज के ऑप्शंस के चैंपियन के लिए? जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कोई भी बाउंस आता तो सेल में ही कन्वर्ट होगा। तो एक अडानी पोर्ट में एक मुझे नया सेल ऑफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1400 रुपए के स्ट्राइक का पुट लेने की सलाह रहेगी। 18 से 16 रुपए के आसपास में 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जो टारगेट बन सकता है 35 रुपीज का, तो जो मैक्सिमम लॉस बन सकता है 3325 का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 8075 का। तो अडानी पोर्ट्स का आपने कॉल खरीदने की सलाह दी है? पुट 14। अच्छा, पुट खरीदने की सलाह दी है। अडानी पोर्ट का 1400 का पुट खरीदने की सलाह दी है 18 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य जो उन्होंने रखा है वो 35 का रखा है, स्टॉप लॉस 11 रुपए का, और अधिकतम मुनाफा जो है वो 8000 रुपए का हो सकता है आपको, 8075 रुपए का। अधिकतम नुकसान आपको 3325 रुपए का हो सकता है। रत्नेश जी बहुत शुक्रिया ये स्ट्रेटजी देने के लिए। खैर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं स्ट्रेटजी, उन्हें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि सेबी की एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, उसमें ये कहा गया है कि 10 में से 9 जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन नुकसान 1 लाख रुपए तक का हो सकता है, और आपको अगर घाटा भी हुआ तो भी आपको 28% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में देना पड़ता है। अगर मुनाफा हुआ तो भी आपको 15 से 50% तक ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में पे करना पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखें और उसके बाद ही अपनी ऑप्शन की ट्रेडिंग को जारी रखें। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं समेटेंगे क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ईटी नाउ स्वदेश दावोस डायरीज। जब दुनिया की सबसे प्रभावशाली और ताकतवर हस्तियां एक साथ आती हैं, स्विस आल्प्स